दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान के जो प्रीवियस ईयर में आरआरबी में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों, उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ध्यान से देखना, ये सभी जगह रेलवे के लिए टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों पता होगा कि न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था और इन्होंने गति के लिए 3 नियम दिए थे दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 3 नियमों का प्रतिपादन किया था जो कि इन्होंने अपनी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया था दोस्तों। कौन सी पुस्तक? तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में ने हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन अपनी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया था। इसलिए इन्हें सम्मानार्थक नियमों को न्यूटन की गति के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो गति के नियम दिए थे, अब इन्हें किस नाम से? तो न्यूटन के गति के नियम के नाम से ही जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा यहाँ पे कि यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, जो कि वस्तु में क्या होता है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, या गतिमान अवस्था में तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया गया हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है, 1 में और 2 में, 2001 और 2 में पूछा गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, तो यहाँ पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम को क्या? तो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इसे भी याद रखना है, इसे किस नाम से? तो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिक्रिया व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का विषयक कौन सा नियम है? तो दोस्तों पता ही होगा कि प्रतिक्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया यह न्यूटन का थर्ड नियम है दोस्तों। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, कि यहाँ पे दिया भी गया है दोस्तों, न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया गया हो। तृतीय नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है दोस्तों, ये थर्ड नियम है, तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो दोस्तों यह न्यूटन का कौन सा नियम है जिसमें क्या होता है कि जब कोई बस या गाड़ी चल रही हो और उसमें अचानक ब्रेक लग जाए तो क्या हो जाता है, यहाँ पे सवारी या बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो यह होता है प्रथम नियम के कारण, क्योंकि दोस्तों जब बस गतिशील अवस्था में रहती है तो उस पर रखा हुआ कोई भी पिंड या बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति भी उसी गति से क्या करता है, चलता है। अब दोस्तों वो बैठा रहता है तो गति क्या होती है, दोनों की बराबर होती है, लेकिन जो ब्रेक लगता है वो लगता है बस में, ना कि व्यक्ति में। तो व्यक्ति क्या होता है, स्थिर नहीं हो पाता है और वो उसी गति से गमन करता है तो आगे की ओर झुक जाता है बैलेंस बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2003, 4, 9, 8, 8, 1। दोस्तों यहाँ पे बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? तो ये भी कौन है? तो न्यूटन है, इनके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं, न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये भी न्यूटन ने किया है, और इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी ओर सभी चीज़ों को क्या करती है, तो खींचती है, आकर्षित करती है यहाँ पे। तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों अभी देख ही लिया है हमने, न्यूटन ने किया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है, ये किसके बराबर है दोस्तों? तो यहाँ पे रेखीय संवेग संरक्षण नियम है जो वो न्यूटन के द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग काम करता है दोस्तों यहाँ पे। तो क्वेश्चन तो ए है द्वितीय नियम, लेकिन इसके साथ ही साथ तृतीय नियम भी यहाँ पे काम करता है। क्यों? क्योंकि रेखीय संवेग संरक्षण में क्या होता है, जो रॉकेट होता है उसमें ईंधन जब जलता है तो पीछे की ओर क्या करता है, धुएं की और गैस छोड़ता है, जिससे आगे की ओर फोर्स लगता है। तो दोस्तों यह रिलेटेड होता है 1 और 2 दोनों नियमों से। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रेखीय संवेग संरक्षण
निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम दोनों के योग से। तो रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि रॉकेट कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, इसके बारे में याद रखना। और यह कैसे कंप्लीट होता है, तो न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के दोनों के योग से क्या होता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कंप्लीट होता है, इसके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। यदि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलती है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलती है, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले कंडीशन में चले और त्वरित अवस्था में नीचे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि जो त्वरित अवस्था होती है, त्वरित अवस्था में अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उस कंडीशन में व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। और दोस्तों जब नीचे की ओर आती है यहाँ पे लिफ्ट, तो त्वरित अवस्था में जब नीचे की ओर आती है तो व्यक्ति को अपना भार कम हल्का महसूस होता है। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि स्थिर वेग से ऊपर जाती हुई लिफ्ट में भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पे याद रखना। लेकिन जब क्या होगी, लिफ्ट एक त्वरित अवस्था में ऊपर नीचे होगी तो व्यक्ति का भार ऊपर जाने पर त्वरित अवस्था में बढ़ा हुआ महसूस होगा और लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो घटा हुआ महसूस होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो दोस्तों इसके बारे में पता ही होगा, ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग है। इसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है कि कोई भी पिंड यदि क्या है एक समान गति से चल रहा है तो वो ऐसे ही चलेगा, और यदि कोई पिंड क्या है एक जगह स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा, वो किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। यह कौन सा नियम है, तो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि जड़त्व अवस्था में रहता है पिंड। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। स्थिर हो तो स्थिर रहता है और यदि गतिमान है तो गतिमान रहता है। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। और वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतनी ही अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उतना ही उस वस्तु को परिवर्तन, उस वस्तु में परिवर्तन करने के लिए बल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी पिंड का वेग एक रूप समरूप कहा जाता है जब, दोस्तों यहाँ पे बोला गया है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, यहाँ पे आंसर है दोस्तों वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। दोस्तों वेग का मान समरूप कब कहा जाता है, जब वेग का मान और दिशा दोनों क्या हो, तो नियत हो, मतलब एक समान हो। दोस्तों उस कंडीशन में क्या कहा जाता है, समरूप वेग कहा जाता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, किसी पिंड का वेग एक समान तब होगा जब पिंड के वेग का मान और दिशा दोनों स्थिर या नियत हो। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना है इसके बारे में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है। दोस्तों शून्य क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे। क्या किसकी बात, शून्य क्षेत्र मतलब निर्वात की बात हो रही है दोस्तों। जहाँ पे निर्वात हो, निर्वात मतलब जहाँ पे हवा हो ही ना, उसे बोलते हैं निर्वात, जहाँ बात ना हो, क्योंकि बात हवा का ही पर्यायवाची है। तो यहाँ पे याद रखना कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है, तो समान त्वरण होता है। दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि शून्य में गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है, तो त्वरण समान होता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में समान त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गतिशील होती है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि पृथ्वी का गुरुत्व कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ पे क्या होता है, तो शून्य क्षेत्र में गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है, तो हमेशा समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा जी का, जी मतलब क्या, गुरुत्व की इकाई क्या है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया जी का मान क्या होता है, तो इसके बारे में याद रखना कि न्यूटन मीटर स्क्वायर वर्ग किलोग्राम होता है यहाँ पे। तो इसके बारे में याद रखना कि इसका जी का मान क्या होता है, तो जी का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी होता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवेग माप है, आवेग किसकी माप है दोस्तों, तो आवेग भार की माप है यहाँ पे। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख भी लेते हैं दोस्तों कि आवेग वस्तुतः बल की क्रिया का मात्रक है,
दोस्तों यहाँ पे याद रखना, आवेग वस्तुतः बल की क्रिया का मात्रक है। यह आरोपित बल और उस समय के गुणनफल द्वारा परिभाषित होता है जितने समय तक के लिए बल कार्यरत रहता है। तो दोस्तों आवेग बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे बल इंटू समय अंतराल होता है। चूंकि भार का गुरुत्वीय बल ही है तो अतः विकल्प क्या है यहाँ पर, तो भार का होता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि आवेग क्या है, तो भार का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, बल का मात्रक क्या है। यहाँ पे पूछा गया है बल का मात्रक क्या है, तो हम देख लेते हैं इसके बारे में। बल दोस्तों यहाँ पे बल का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, तो इसके बारे में याद रखना कि बल का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखना, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, जबकि सामान्यतः इसे -273 डिग्री सेंटीग्रेड से व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि तापमान का एसआई मात्रक क्या, तो केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। जब एक पानी से भरे गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। यह किसके कारण नहीं होती है, तो दोस्तों जड़त्व के कारण नहीं होती है। यहाँ पे याद रखना कि पानी जड़त्व अवस्था में रहता है, वो अचानक से पानी से भरे हुए गिलास से जब कागज खींचा जाता है तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। यह किसके कारण, तो जड़त्व के नियम के कारण। देख लेते हैं यहाँ पे कि जड़त्व के कारण पानी से भरे गिलास के नीचे से कागज को खींचने पर पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। एक पिंड की स्वयं एक समान ब्राह्म अवस्था को बदलने में अक्षमता या ब्राह्म अवस्था का जड़त्व कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखना कि जब किसी भरे हुए गिलास या बर्तन के नीचे से अचानक से कागज को निकाला जाता है या हटाया जाता है तो पानी में क्या गति उत्पन्न नहीं होती है। तो यह किसके कारण, तो जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि जब भी स्प्रिंग को खींचा जाता है और वह अपनी सामान्य स्थिति में वापस लौटती है तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों प्रत्यायनन बल। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि प्रत्यायनन बल कहलाता है जब स्प्रिंग क्या होती है, तो वापस लौट के जाती है। तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों हम पहले ही देख चुके हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नियम के अकॉर्डिंग काम करता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2003, 4, 7 सभी जगह पूछा गया है दोस्तों। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और रॉकेट से गैस अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है और रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है। तो दोस्तों रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। यदि किसी कण के वेग का आरंभिक मान 1/3 कर दिया जाए तो कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि यदि किसी कण का आरंभिक मान 1/3 कर दिया जाए तो उस कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/9। अगर किसी कण के वेग का मान आरंभिक मान से 1/3 कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो 1/9 हो जाएगी। तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो उसका दोलन काल क्या हो जाएगा। दोलन काल पर क्या फर्क पड़ेगा या क्या अंतर आएगा। तो दोस्तों इसका दोलन काल कम हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना, यदि कोई व्यक्ति किसी झूले पर क्या है यहाँ पे झूल रहा है दोस्तों, तो अचानक से यदि वह खड़ा हो जाता है तो उसके दोलन काल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों इसका दोलन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो झूलने का दोलन करने का यहाँ से यहाँ तक है ये कम हो जाएगा दोस्तों, कम बचेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। किसी गतिमान वस्तु में होती है, क्या होती है दोस्तों गतिमान वस्तु में, तो गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों। यहाँ पे याद रखना कि किसी भी गतिमान वस्तु में क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। हम यहाँ पे देख भी लेते हैं इसके बारे में। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। किसी भी वस्तु या पिंड या उसकी वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है, तो किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बंदूक से दागी गई गोली
तोप से छोड़े गए गोले और चलते हुए वाहन या घूमते हुए लट्टू से उत्पन्न ऊर्जा को किस नाम से जानते हैं? तो गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? तो यह गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। आपसे बोला भी गया था पहले, इसके हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि व्यक्ति क्या होता है कि जैसे ही गाड़ी चल रही है तो गाड़ी पे बैठता है तो गाड़ी की स्पीड में आ जाता है, और वह जब बैठा रहता है तो वो जड़त्व स्थिति में रहता है दोस्तों। तो जड़त्व स्थिति में रहता है तो यह उसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई, और जो गति कर रहा है वो इसकी गतिज ऊर्जा हो गई। तो दोस्तों दोनों क्या होती हैं यहाँ पे, ऊर्जाओं का मान रहता है। तो इसके बारे में याद रखना कि जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलती हुई गाड़ी में बैठा रहता है तो उसमें कितनी प्रकार की ऊर्जा काम करती है? तो दो प्रकार की, एक गतिज जो कि गाड़ी की वजह से आई है, और एक उसके बैठने की वजह से स्थितिज ऊर्जा। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या है दोस्तों? तो यह क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या है? तो दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं दोस्तों। क्रिया एवं प्रतिक्रिया है क्या? तो यह दो भिन्न विषयों पर काम करते हैं। ये सही बात है दोस्तों, क्योंकि क्रिया किसी पे इफेक्ट करना है और प्रतिक्रिया किसी के विरुद्ध होना है। तो ये सही है, और समान परिमाण होते रहते हैं। तो दोस्तों ये भी सही है, क्योंकि न्यूटन के गति के थर्ड नियम के अकॉर्डिंग हम देख भी सकते हैं कि क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है और विरुद्ध दिशाएं होती हैं। तो दोस्तों ये भी सही है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। तो सभी सही है दोस्तों यहाँ पे कि क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है? तो दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, सभी समान परिमाण होता है दोस्तों, और यहाँ पे विरुद्ध दिशाएं होती हैं। तो सभी सही है, इसके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब उस पे लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर है दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर कोई गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कर दी जाए, तो 5 से 2 घंटे में पहुंचती है, और 10 से क्या हो जाएगा, तो 1 घंटे में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों यह दूरी अपरिवर्तित रहे तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। सीधी बात है यहाँ पे, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पे पहले ही बताया था कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखना, हम देख लेते हैं यहाँ पे कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम में यह बताता है कि कोई भी वस्तु तब तक निश्चित स्थिति में या एक रूपी गति में रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से क्या मिलता है हमें? तो बल की परिभाषा मिलती है, और सेकंड से बल का व्यंजक मिलता है दोस्तों। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो दोस्तों ये प्रथम नियम ही है जो जड़त्व की क्या करता है, तो व्याख्या करता है। क्योंकि कोई भी पिंड अगर स्थिर अवस्था में तो स्थिर में ही रहता है जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो ये प्रथम नियम था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है किस पर निर्भर करता है दोस्तों? वस्तु का जड़त्व, तो यह निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। इसके बारे में याद रखना, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है दोस्तों? तो बोल्ट मापी से मापा जाता है। किसे? तो विभवांतर को। इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं यहाँ पे कि बोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। इसके द्वारा किसी स्थिर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के द्वारा विभवांतर का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों किससे मापा जाता है? तो बोल्ट मापी से मापा जाता है विभवांतर को। इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एंगस्ट्रॉम से क्या मापते हैं या क्या मापा जाता है? तो दोस्तों एंगस्ट्रॉम से तरंग दैर्ध्य मापी जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बार पूछा गया है यहाँ पे। तो एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम से तरंग दैर्ध्य मापी जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पे, एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो दोस्तों एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर यहाँ पे देख लेते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग पवन के वेग एवं क्षमता दोनों को मापने के लिए किया जाता है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? दोस्तों वेक्टर से मतलब है यहाँ पे सदिश राशि कौन सी है निम्नलिखित में से। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कौन सी राशि सदिश राशि है। तो दोस्तों सदिश राशि क्या कहलाती हैं? तो वे राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? तो वेक्टर राशियाँ या सदिश राशियाँ कहलाती हैं। दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि बल क्या है, इनमें से एक सदिश राशि है, तो इसके बारे में याद रखना, जिसमें क्या होता है तो परिमाण भी होता है और इसके साथ ही साथ दिशा भी होती है, क्योंकि बल किसी ना किसी दिशा में लगाया जाता है। दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश या वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं, जैसे कि वेग, बल और त्वरण। ये क्या है? तो वेक्टर राशियाँ हैं दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अभी बताया दोस्तों त्वरण एक सदिश राशि है, तो इसके बारे में याद रखना कि त्वरण क्या है, तो एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि कौन है? तो सदिश राशि दोस्तों यहाँ पे कोणीय वेग भी क्या है? तो सदिश राशि है। इनके बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो हमें इसके बारे में पता है, अभी हमने देखा है। वेग के बारे में भी पता है दोस्तों, और संवेग भी यहाँ पे सदिश राशि है, तो इसका मतलब द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। तो यही हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन एक सदिश राशि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। किसी भी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता दोस्तों? तो ऋणात्मक नहीं हो सकता। यहाँ पे याद रखना दोस्तों, क्या बोला गया था? सदिश राशियों के लिए जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो वे सदिश राशि या वेक्टर राशियाँ कहलाती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे किसी भी सदिश राशि का कभी भी ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में याद रखना। देख लेते हैं, किसी भी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि सदिश राशि की दिशा ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों सदिश राशियों की जो यहाँ पे दिशा है वो ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन दोस्तों इनका परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कौन एक अदिश राशि है? यहाँ पे अदिश राशि की बात की गई है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे अदिश राशि क्या है? तो ऊर्जा है, तो इसके बारे में याद रखना। और बाकी सब सदिश राशियाँ हैं, बल, आघूर्ण, ठीक है, और संवेग यहाँ पे क्या है? तो ये सदिश राशियाँ हैं, और ये एक क्या है? तो अदिश राशि है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? दोस्तों यहाँ पे भी सदिश राशि की बात की गई है, तो सदिश राशि के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। संवेग क्या है? सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पृथ्वी वायुमंडल को पकड़े रहती है। यहाँ से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकल के आता है कि क्या कारण है कि चांद पर वायुमंडल नहीं है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि चांद पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो ये भी गुरुत्वाकर्षण है, क्योंकि वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज़्यादा कम है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले। वहाँ का 1/6 है। तो इसके बारे में याद रखना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 600 किलोग्राम है तो चांद पर कितना होगा? तो दोस्तों 100 किलोग्राम होगा। तो इसके बारे में याद रखना कि वहाँ के गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम है, इसलिए क्या होती हैं गैसें वहाँ के जो वायुमंडल है उसे छोड़कर निकल जाती हैं। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, एक कार स्टीयरिंग में शामिल है। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कार की स्टीयरिंग में शामिल है, तो क्या शामिल है दोस्तों यहाँ पे? तो बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? तो कार की स्टीयरिंग में क्या शामिल है? तो बलों का एक युग्म जो कि विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पे याद रखना, एक आध बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि लॉजिकल हो। जब मैं साइंस से डायरेक्ट बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डेरिवेशन के साथ दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं इसमें छोड़ते हुए चल रहा हूँ, जो डेरिवेशन वाइज हैं, तो जो कि डिस्कस करने पड़ेंगे, तो उन्हें डिस्कस करके डायरेक्ट हम देख लेंगे। अभी हम जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी जस्ट दोस्तों इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो दोस्तों अभी बताया था कि वहाँ का गुरुत्वाकर्षण 1/6 है, तो इसका भार भी क्या हो जाएगा 1/6। 600 का 1/6 कितना हो जाएगा, तो 100 N। तो इसके बारे में याद रखना कि 100 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे देख भी लेते हैं दोस्तों कि चंद्रमा का जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है, एवं चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, अतः चंद्रमा का भार 1/6 से पृथ्वी के भार से होता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। न्यूटन किलोग्राम मात्रक किसका है। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि न्यूटन किलोग्राम किसका मात्रक है। तो दोस्तों ये त्वरण का मात्रक है, तो इसके बारे में याद रखना कि न्यूटन किलोग्राम मात्रक किसका है, तो ये त्वरण का। हम यहाँ पे देख लेते हैं त्वरण का मात्रक न्यूटन किलोग्राम होता है, और त्वरण एसआई पद्धति का मात्रक है, और बल का मात्रक न्यूटन तथा ऊष्मा कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि न्यूटन किलोग्राम किसका मात्रक है, तो त्वरण का है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 1% घटा दिया जाए तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों यदि पृथ्वी की त्रिज्या है उसे 1% बढ़ा दिया जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा, घटा दिया जाए सॉरी यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या को, तो यहाँ पे जी का मान बढ़ जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या का मान घटाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना आप। यहाँ पे फॉर्मूला वाइज दिया गया है, इसे मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर भार कितना होता है, तो मास इनटू ग्रेविटी। तो क्या होता है यहाँ पे इसका भार कितना दिया है 29.4 इक्वल्स टू मास इनटू द्रव्यमान इनटू जो जी का मान कितना है, तो 9.8 होता है। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में पहुँच जाएगा, तो m मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इसका कितना आ जाएगा, तो 294 पॉइंट से पॉइंट चला गया है यहाँ पे, तो 3 kg हो जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पे आप देख लेना थोड़ा सा। बाकी मैं डेरिवेशन बोर्ड पर जिस दिन आऊँगा उस दिन सभी चीज़ें कंप्लीटली समझा दूंगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्रमा के तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा के तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अल्प होता है, या दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, पहले ही बताया था यहाँ पे कि गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे बहुत ही नगण्य है, पृथ्वी के 1/6 है। इसलिए वहाँ पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की अपेक्षा ज़्यादा लंबी छलांग लगा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान और भार कम हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। तो दोस्तों द्रव्यमान तो देखो जो घेरने वाली चीज़ है, जितना हमारा साइज है उतना ही रहेगा, साइज वहाँ पे छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। सिर्फ तो द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार क्या हो जाता है, चंद्रमा की सतह पर कम हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है इसके लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम दो पिंड क्रमशः ए और बी 100 मीटर की ऊंचाई पर एक साथ गिराए जाते हैं। 100 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराए जाते हैं, तो क्या कौन सा पिंड पहले गिरेगा, यहाँ पे क्वेश्चन होगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे यह पिंड चाहे 2 किलोग्राम का हो चाहे 4 का हो, अगर एक साथ में 100 मीटर की ऊंचाई से गिराए जा रहे हैं तो दोनों पिंड एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं। निर्वात में गिराए गए पिंड का वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पिंड मुक्त वेग पर करता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के कारण मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक नियत त्वरण उत्पन्न होती है। तो वस्तु में क्या होता है, तो एक समान त्वरण या नियत त्वरण, बराबर त्वरण उत्पन्न होता है, तथा यह सभी वस्तुएं के लिए समान होता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण जी इसे ही कहते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, दोनों वस्तुएं एक साथ ही क्या होंगी, पृथ्वी पर गिरेंगी। ऐसा नहीं होगा कि 4 किलो वाला पहले गिर जाए, 2 किलो वाला बाद में गिरेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं।
अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो दोस्तों यदि अश्व एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वारोही का गिरने का कारण सबसे बड़ा यहाँ पे ब्राह्म अवस्था या ब्राह्म जड़त्व के कारण है। क्योंकि दोस्तों जब कोई घोड़े पर व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ हो ऊपर, तो दोनों क्या होते हैं, जब घोड़ा खड़ा रहता है तो वो भी जड़त्व की स्थिति में रहता है और व्यक्ति भी जड़त्व की स्थिति में रहता है। लेकिन अचानक से जब घोड़ा चलना प्रारंभ कर देता है और व्यक्ति यहाँ पे जड़त्व की स्थिति में ही रहता है, तो घोड़ा स्पीड पकड़ लेता है और यहाँ पे व्यक्ति क्या होता है, उसी स्थिति में रहता है, तो पीछे गिरने का खतरा यहाँ पे हो जाता है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर रूप से गेंद को ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा? तो गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि गुरुत्वीय बल कैसा बल है दोस्तों? यह बल सदैव क्या होता है, तो पृथ्वी की केंद्र की ओर लगता है। इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे जैसे ही गेंद को इस तरफ फेंकेंगे तो बल क्या होगा, पृथ्वी की ओर लगेगा दोस्तों। तो ये क्या होगा, तो गेंद की विपरीत दिशा में होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे देख लेते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होता है, बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है? बिल्कुल नहीं झुकता दोस्तों, अंदर की ओर झुकता है। ऐसा क्यों? अंदर या भीतर की ओर झुकता है, क्यों? क्योंकि वो उस बैलेंस को बनाने के लिए एक यहाँ पे क्या हो जाता है, तो बल काम करता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, तो अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं दोस्तों, जो कि अंदर की ओर काम करने लगता है, जिससे साइकिल सवार मोड़ पर गिरने का खतरा कम हो जाता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यदि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है और अपनी गति कम कर लेता है, जिससे अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित कर सके और गिरने से बच सके। अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि कौन से बल को संतुलित करने के लिए, तो अभिकेंद्रीय बल को, जो कि कहाँ पे होता है, तो केंद्र की ओर होता है दोस्तों। ऐसा रहता है यहाँ पे, अगर मोड़ है तो मोड़ में क्या होगा, ये बल इस तरफ काम करता है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार केंद्र की ओर लगता है, क्या लगता है, तो अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साइकिल चालक जब मुड़ लेता है तब अंदर की ओर लटकता है, जबकि कार चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है यहाँ पे कौन सा बल, तो साइकिल सवार और कार चालक दोनों के लिए केंद्रीय बल महसूस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि दोनों कौन सा बल महसूस करते हैं, तो केंद्रीय बल महसूस करते हैं, जो कि क्या है, तो अभिकेंद्रीय बल है। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब साइकिल सवार किसी मोड़ पर चलता है तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, जो कि साइकिल के पहिए और सड़क के घर्षण से प्राप्त होता है, को प्राप्त करने के लिए मोड़ पर वर्गीय मार्ग के केंद्र की ओर झुक जाता है। और जब कार चालक इस मोड़ पर अपनी कार को मोड़ता है तो जड़त्व के अनुसार अपने शरीर को निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में रहता है वो मुड़ जाता है, लेकिन शरीर ऊपरी हिस्सा जो रहता है वो बाहर की ओर रहता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, ये कौन सा बल है, तो अभिकेंद्रीय बल ही काम करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, साइकिल चलाने वाला मुड़ लेते समय क्यों झुकता है? दोस्तों ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कोई नहीं है, रिपीट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का यहाँ पे बोला गया है दोस्तों शून्य क्षेत्र में। ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, समान त्वरण से गिरती हैं वस्तुएं। तो इसके बारे में याद रखना। हमने नेक्स्ट देख लेते हैं। ये दोस्तों ये राना क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है? दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि जब क्रिकेट का खिलाड़ी किसी भी बॉल को कैच करता है या तेजी से आती हुई गेंद बॉल को पकड़ता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। दोस्तों पकड़ने के जस्ट बाद वो क्या करता है, तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा क्यों करता है? तो दोस्तों ताकि उसे क्या मिल जाए, बॉल रोकने के पश्चात थोड़ा सा समय अंतराल मिल जाए, ताकि उसके हाथों में चोट कम लगे और चोट ना लगे, और ताकि समय अंतराल यहाँ पे बढ़ जाए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। आंसर है दोस्तों यहाँ का डी। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन। जब कोई खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद के संवेग शून्य हो जाता है, और संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए वह गेंद को अपनी उंगलियों के बीच आते
ही अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे वह गेंद को अधिक समय तक बल लगा सके और ताकि उसके हाथ में जाकर गेंद पकड़ी जा सके और प्रतिक्रिया नियम के अनुसार चोट उसे कम लगे। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि वह क्या करता है, तो समय अंतराल के लिए ऐसा करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इसके बारे में याद रखना कि किलोग्राम वर्ग मीटर यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि F बराबर बल बराबर क्या होता है, m मास इंटू एक्सेलरेशन। दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि क्या होता है, तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो इसके बारे में याद रखना, यहाँ पे बोला गया है कि 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम, अब उसने क्या पूछा है, एक्सेलरेशन, यहाँ पे हमसे त्वरण का मान पूछा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन m हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो F कितना है, यहाँ पे 5 न्यूटन है और वो कितना दिया है हमारा द्रव्यमान कितना, तो 2 दिया है, तो 2.5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसके बारे में याद रखना कि जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन बल लगाया जाए तो त्वरण कितना उत्पन्न होगा। तो त्वरण आप देख सकते हैं कि बल अपॉन द्रव्यमान बराबर क्या होता है, त्वरण। तो 5/2 इक्वल्स टू क्या, 2.5। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, 20 न्यूटन बल पर 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा। तो दोस्तों वही क्वेश्चन है, जस्ट पहले भी देख चुके हैं कि F यहाँ पे क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा दोस्तों 20/4। तो 5 न्यूटन क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 5 मीटर सेकेंड वर्ग सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे त्वरण आ जाएगा। इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे चलती हुई गोली में, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी में भी गतिज ऊर्जा है और चलता हुआ हथौड़ा, इसमें भी गतिज ऊर्जा है, लेकिन खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। तो इसके बारे में याद रखना, इसमें स्थितिज ऊर्जा है दोस्तों। खींचे हुए धनुष में, स्प्रिंग, खिंची हुई स्प्रिंग में, बंधे हुए बांध में और चाबी वाली घड़ी में, इन सभी में क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है यहाँ पे। तो इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे, खींचे हुए धनुष स्थितिज ऊर्जा, जबकि किसी वस्तु में विशेष अवस्था पोजीशन के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो इसे इसकी स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और जबकि इसके विपरीत किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे उसकी क्या बोलते हैं, तो गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जब एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। यहाँ पे याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जब किसी चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी कितनी, तो 4 गुनी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जब एक पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों वही है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। यदि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वीय आकर्षण होगा। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण होगा। दोस्तों उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। 2 पिंड हैं, इन्हें आपस में क्या कर दिया जाए, इतनी दूरी थी 5 मीटर, अब इनकी दूरी 10 मीटर कर दी जाए दोस्तों, तो इनके बीच का गुरुत्वीय आकर्षण कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है दोस्तों, यहाँ पे तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है क्या, संवेग। तो इसके बारे में याद रखना कि किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। पहला दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप डायरेक्ट किसी इंजन को देखते हैं तो पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है एक ही बार में, कैसे, तो दोस्तों स्पार्क प्लग के द्वारा। इसका मतलब एक चीज़ है यहाँ पे कि स्पार्क प्लग के बिना क्या नहीं चलता है, तो पेट्रोल इंजन नहीं चलता है। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, पेट्रोल इंजन को गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, तो गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है। किसे,
किसे, तो पेट्रोल इंजन को। और उत्तरी अमेरिका में यह एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है दोस्तों। इंटरनेट यहाँ पे क्या है, तो आंतरिक दहन इंजन है जो कि स्पार्क के द्वारा चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि क्या होता है इसमें, तो इसमें स्पार्क के द्वारा चलाया जाता है। इसे क्या बोला जाता है, तो गैसोलीन इंजन के नाम से भी जाना जाता है। किसे, तो पेट्रोल इंजन को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो विद्युत जनित द्वारा क्या किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि दोस्तों क्या, तो डायनामो। यहाँ पे याद रखना डायनामो में क्या होता है, तो एक टरबाइन होता है दोस्तों, और इधर पे मोटर लगी रहती है। तो टरबाइन पे क्या गिराया जाता है, तो ऊपर से जल गिराया जाता है दोस्तों। तो टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूमने से इसकी ये सॉफ्ट घूमती है। और जो मशीन लगी रहती है वो मशीन में क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होने लगती है, तो मैग्नेट उत्पन्न होती है और मैग्नेट से यहाँ पे बिजली बना ली जाती है। तो दोस्तों यह क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या होता है, यंत्र चलता है, जब पानी गिरता है तो जो ये मशीन में जाकर क्या हो जाती है, यही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है। तो दोस्तों यहाँ पे विद्युत मोटर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि विद्युत मोटर को अब कहाँ पे लगाते हैं, तो बिजली में लगाते हैं। तो किससे चल रही है, विद्युत से, विद्युत दिए से, और फिर क्या करती है, यह टरबाइन को घुमाती है, उल्टा पानी हमारे घर में फेंकती है दोस्तों। तो यह क्या करती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसे रासायनिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में याद रखना कि शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा होती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि रासायन भरे जाते हैं किसमें, सेल में, और उससे क्या होती है, तो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है या विद्युत निकलती है दोस्तों। तो इसे क्या बोला जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा को यह क्या करता है, परिवर्तित करता है किसमें, तो यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। दोस्तों यहाँ पे कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त कौन सी ऊर्जा का यूज किया जाता है, तो ये दोस्तों रासायनिक ऊर्जा होती है। हम यहाँ पे देख भी लेंगे दोस्तों। यहाँ पे मानव शरीर द्वारा कार्य करने हेतु प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के द्वारा प्राप्त होती है। और प्रति इकाई ऊर्जा मात्रा सबसे अधिक वसा से प्राप्त होती है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखना कि किस ऊर्जा का यूज करते हैं हम, तो रासायनिक ऊर्जा का कार्य करने में। और ये कहाँ से प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से। और जो प्रति इकाई सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें वसा से होती है। तो इसके लिए याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जब एक वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, जब एक वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे संवेग भी उसका क्या हो जाता है, तो 2 गुना हो जाता है। वेग 2 गुना होने पर क्या हो जाता है, तो संवेग भी 2 गुना हो जाता है यहाँ पे। इसके लिए याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा यहाँ पे, जब किसी पिंड की गति 2 गुनी कर दी जाती है तो क्या होता है दोस्तों। इसके बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि पिंड की गति 2 गुनी करने पर या वेग 2 गुना करने पर संवेग 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है, तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अधिक होगा। यहाँ पे याद रखना कि 2 असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा यदि समान होगी तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा, तो अधिक होगा। यहाँ पे याद रखना, एक छोटा द्रव्यमान वाली वस्तु, एक बड़ी द्रव्यमान वाली वस्तु एक ही गति से चल रही हैं दोस्तों, तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का आवेग क्या होगा, अधिक होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। जब हम रबड़ के गद्दे की सीट पर बैठते या गद्दे पर लेटते हैं तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। दोस्तों क्या पाई जाती है, तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जब रबड़ के गद्दों या सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो दोस्तों इसे टॉर्क के नाम से जाना जाता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो टॉर्क के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों फ्लैट कहा जाता है। तो इसके बारे में याद रखना, फ्लैट किसे कहा जाता है? तो गोल आंतरिक कोने को फ्लैट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रेल पटरियों के नीचे चौड़ी पट्टी या स्लीपर्स लगाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे याद रखना, जो नीचे डले रहते हैं पटरियों की, यहाँ पे इन्हें स्लीपर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये लगाए जाते हैं, किस लिए लगाए जाते हैं? स्लीपर्स इसलिए लगाए जाते हैं दोस्तों क्योंकि गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए यह स्लीपर्स लगाए जाते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रेल पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पट्टे या स्लीपर्स लगाए जाते हैं जिसमें गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम किया जा सके दोस्तों, इसलिए लगाए जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेल पथ में फिश प्लेट का क्या काम है? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि रेल पथ में फिश प्लेट का क्या काम है? तो यह दोनों पटरियों को जोड़े रखता है। तो दोस्तों इसलिए लगाई जाती है क्या? फिश प्लेट यह दोनों पटरियों को रोके रहती है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, रेल पथ में फिश प्लेट का कार्य दोनों पटरियों को जोड़े रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसका किया जाता है दोस्तों? तो क्लच का किया जाता है। दोस्तों इंजन से पावर आवेगों को शिथिल मतलब रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसका? क्लच का। यहाँ पे याद रखना, हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि इंजन पावर के आवेगों को शिथिल करने के लिए क्लच का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह गियर और गियर बॉक्स को इंजन से गति मुक्त कर देता है जिससे कि शक्ति का कार्य संपरिवर्तित नहीं कर पाती है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि यह गियर और गियर बॉक्स से इंजन की गति को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? तो क्लच का प्रयोग किया जाता है इंजन को आवेगों को शिथिल करने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, निम्न में से नॉट का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये गति मापने के लिए किया जाता है। नॉट का प्रयोग कौन सी गति मापने के लिए दोस्तों? तो जलयानों की गति मापने के लिए किया जाता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नॉट का प्रयोग जलयानों की गति मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखना, नॉट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जलयानों की गति मापने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे देख लेते हैं, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कब नहीं होगा दोस्तों पिंड का भार शून्य? जब किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड को गति करवाई जाएगी या छोड़ा जाएगा तो इसका भार कभी भी क्या नहीं होगा? तो शून्य नहीं होगा। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं, किसी घर्षणहीन सतह पर किसी पिंड का भार शून्य नहीं होगा क्योंकि पिंड के भार पर उसके घर्षण का अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि घर्षण का कोई अर्थ नहीं होता है, पिंड के भार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब क्या होगा दोस्तों? तो इसका भार परिवर्तित हो जाता है किंतु द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। ये दोस्तों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है यहाँ पे रेलवे में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत एकमात्र कारण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि सूती कपड़े पर पानी की जो बूंदें फैलती हैं वो ओनली केशिकत के कारण नहीं फैलती है। हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि सूती कपड़े पर पानी की बूंदें फैलने की घटना न केवल केशिकत बल्कि पृष्ठ तनाव के कारण भी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि जब किसी सूती कपड़े पर पानी या मिट्टी का तेल या कुछ भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे पहुंच जाता है तो ये केशिकत की घटना बोलते हैं इसे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पृष्ठ तनाव भी उत्तरदायी है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, दोनों की वजह से होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे देख लेते हैं, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों बादलों की गति एवं दिशा को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। तो इसके बारे में याद रखना कि नेफोस्कोप होता है क्या? बादलों की गति एवं दिशा मापने के लिए। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति और रेनगेज से वर्षा की मात्रा एवं नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति मापी जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। तो ये चारों यंत्र जो दिए हैं दोस्तों इनके बारे में दिया गया है कि एनीमोमीटर से हवा की शक्ति और गति और रेन गेज से वर्षा की मात्रा और नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति और हाइग्रोस्कोप से आर्द्रता का मापन किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई मापी जाती है, जो कि वायुयान होते हैं तो उनकी ऊंचाई को मापा जाता है किसी यंत्र के द्वारा, तो अल्टीमीटर के द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि किसी व्यक्ति
का एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो एक त्वरित अवस्था में नीचे की ओर आ रही हो तब क्या होगा, तो किसी पिंड या व्यक्ति का भार घटा हुआ महसूस होता है यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। शरीर का वजन पर क्या कब प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे शरीर का वजन जो होता है, तो एक बात आपको बता दें कि कोई भी पिंड है जो अधिकतम गुरुत्वाकर्षण होता है वो ध्रुवों पर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अधिकतम होगा वजन कहाँ पे, ध्रुवों पर। और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, तो कम होता है, तो यहाँ पे कम होगा। और पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, शून्य होता है गुरुत्वाकर्षण, तो यहाँ पे क्या होगा, भार शून्य होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, तो यहाँ पे अधिकतम होता है पृथ्वी पर किसी का भी वजन, तो यहाँ पे याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है। तो दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है गुरुत्वाकर्षण बल अधिक क्षीण होने के कारण। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा कम है दोस्तों, पहले ही बता चुका हूँ मैं, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। भौतिक तुला कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पे समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है क्या, तो भौतिक तुला, तो इसके बारे में याद रखना कि समानांतर बल के नियम पर काम करता है क्या, भौतिक तुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो दोस्तों जूल यहाँ पे ऊर्जा की इकाई है, तो इसके बारे में याद रखना कि ऊर्जा की इकाई क्या है, तो जूल है। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, जूल ऊर्जा की इकाई है, जबकि बल की इकाई न्यूटन है, और ताप की इकाई क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और तापमान की इकाई डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, अश्व शक्ति किसका एकक है। तो दोस्तों यहाँ पे शक्ति लगाई हुआ है अश्व शक्ति के पीछे, तो शक्ति का मात्रक है अश्व शक्ति, और एक यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, मशीनों की शक्ति एवं सामर्थ्य को अश्व शक्ति में भी व्यक्त किया जाता है, और इस एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर या एक HP बराबर क्या होता है, तो 746 वाट होता है यहाँ पे, तो इसके बारे में याद रखना। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों कौन थे ये, तो ये रैमजे थे। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, इन्होंने रैमजे है दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, तो यहाँ पे याद रखना कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापा था किसने, तो रैमजे ने। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि 17वीं शताब्दी में इन्होंने प्रकाश की चाल को मापा था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका एकक है या किसकी इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष यहाँ पे दूरी की इकाई है, इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर दूरी मापन की इकाई है, और प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी है, जो कि प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में दूरी है, तो इसके बारे में याद रखना। और यह लंबी दूरियां या नक्षत्रों के बीच की दूरी एक अन्य खगोलीय दूरियों को मापने में काम आता है दोस्तों। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों, तो अभी देख लिया हमने दूरी की इकाई है, तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइट ईयर किसका मापक है दोस्तों, वही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। और नूरी साल है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है नूरी साल है, तो क्या है, नूरी साल एक वर्ष में नूर का तय किया गया फासला है यहाँ पे नूरी साल। हम इसके बारे में देख लेते हैं, नूरी भी क्या है, तो यहाँ पे दूरी की इकाई हम यहाँ पे देख लेते हैं। नूरी साल प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहा जाता है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष का नाम ही है क्या, नूरी साल कहलाती है, तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे वो अभी बताया था 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर या 10 टू दी पावर 15 मीटर होगी दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, ताकि इस सीरीज को कंटिन्यू किया जा सके दोस्तों, क्योंकि ये आपके आरआरबी जो कि 15 दिसंबर से एग्जाम होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो लाइक करें और शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।